हम एक ऐसे मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और वो है निर्धनता यानी गरीबी। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि ठोस डेटा, ऐतिहासिक तथ्यों और इसके असली कारणों पर बात करेंगे। ये कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा चक्र है जो कई बार पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जटिल विषय की परतों को खोलते हैं और इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। हमारी आज की चर्चा की रूपरेखा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि निर्धनता आखिर है क्या। फिर हम गरीबी रेखा और उससे जुड़े अहम आंकड़ों पर नजर डालेंगे। इसके बाद राज्यों और अलग-अलग समूहों के बीच के अंतर, गरीबी के मुख्य कारणों और आखिर में इसे खत्म करने के लिए सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे। तो भाग 1, निर्धनता क्या है? सच कहा जाए तो इसका असली मतलब सिर्फ पैसों की कमी होने से कहीं ज्यादा है। देखिए, निर्धनता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस का जीरो होना बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें जुटाना भी रोजमर्रा का भारी संघर्ष बन जाता है। सोचिए, जब किसी को साफ पानी या एक वक्त के पौष्टिक खाने के लिए भी तरसना पड़े, तो वो सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं टूटता, बल्कि समाज की मुख्य धारा से भी कट जाता है। और इसी अभाव से कुपोषण, गंभीर बीमारियां और बाल मजदूरी जैसी कई और समस्याएं जन्म लेती हैं। अब सामाजिक वैज्ञानिक इस चुनौती को दो मुख्य पैमानों पर मापते हैं। पहला है निरपेक्ष निर्धनता या एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये वो चरम स्थिति है जहां इंसान की न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, यानी इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके बिल्कुल उलट सापेक्ष निर्धनता या रिलेटिव पॉवर्टी समाज में आय की भारी असमानता को दिखाती है। इसमें शायद बुनियादी चीज़ों की कमी ना हो, लेकिन दूसरों के तुलना में साधन इतने कम होते हैं कि व्यक्ति खुद को समाज में बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करता है। अब आते हैं भाग 2 पर, गरीबी रेखा और आंकड़े। चलिए अब उन ठोस पैमानों को देखते हैं जिनसे इस विशाल चुनौती को असल में मापा जाता है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसे सही ढंग से मापना बहुत जरूरी है ना? जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कितने लोग प्रभावित हैं, तब तक कोई भी नीति कैसे सफल होगी? तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण आखिर करता कौन है? ऐतिहासिक रूप से ये अहम जिम्मेदारी योजना आयोग की रही है, और आज के समय में ये काम नीति आयोग की संरचना से जुड़ा है। ये कोई हवा में लगाया गया अनुमान नहीं होता। ये पूरी तरह से इस क्षमता पर आधारित होता है कि कोई व्यक्ति जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे खाना, कपड़े और दवाइयाँ खरीद पा रहा है या नहीं। ये एक पूरी तरह से डेटा संचालित प्रक्रिया है जो हमारी आर्थिक वास्तविकता का असली आईना पेश करती है। और भोजन की इस ज़रूरत को कैलोरी में मापा जाता है। आज के समय में स्मार्ट वॉच भले ही हमें कैलोरी बर्न करने की सलाह देती हो, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग और गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मानक 2400 कैलोरी प्रतिदिन तय किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ये 2100 कैलोरी है। अब ये अंतर क्यों है? इसका वैज्ञानिक कारण बहुत सीधा है। गांव में खेती और दूसरे कामों में शारीरिक मेहनत कहीं ज़्यादा होती है, जिसके लिए शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। 55%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। साल 1973 में भारत की आधे से ज्यादा आबादी इस गरीबी रेखा के नीचे थी। यह आंकड़ा बताता है कि उस समय चुनौती कितनी विशाल थी, जब देश का हर दूसरा इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय के साथ चीजें काफी बदली हैं। हरित क्रांति, कृषि में आधुनिकीकरण और बड़े आर्थिक सुधारों की वजह से इस दर में एक बहुत ही सकारात्मक गिरावट आई है। यह साबित करता है कि सही नीतियां वाकई बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, राज्यों और समूहों में अंतर। भारत इतना विशाल और विविधता भरा है कि यहाँ आर्थिक परिदृश्य हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रीय असमानताएं बिल्कुल साफ हैं और डेटा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ बिहार, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां विकास की गति धीमी रहने के कारण ये चुनौती आज भी बहुत गहरी है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा और केरल जैसे राज्यों का बेहतरीन उदाहरण है। इन राज्यों ने बेहतर कृषि नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन विकास के जरिए गरीबी कम करने में बहुत शानदार सफलता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। भूगोल के अलावा कुछ खास सामाजिक समूह इस चुनौती का सबसे भारी बोझ उठाते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूर और शहरों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर।
अनिश्चित आय की वजह से ये हमेशा जोखिम में रहते हैं। एक दिन काम न मिलने का सीधा सा मतलब है उस दिन का खाना न मिलना। इसके अलावा सामाजिक नजरिए से देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और बच्चे इस आर्थिक असुरक्षा के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि संकट के समय उनके पास अक्सर कोई जमा पूंजी या पैतृक संपत्ति नहीं होती। अब आते हैं भाग 4 पर, निर्धनता के प्रमुख कारण। आखिर वो कौन से ऐतिहासिक और ढांचागत कारण हैं जो इस चक्र को लगातार बनाए रखते हैं? इस पूरी व्यवस्था की जड़ में कई ऐतिहासिक कारण छिपे हैं। शुरुआत होती है औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन की नीतियों से, जिनका हमारे पारंपरिक उद्योगों और कृषि व्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा और स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। इसके बाद तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी, रोजगार के अवसर उस रफ्तार से नहीं बढ़ सके। भारी बेरोजगारी, संसाधनों का असमान बंटवारा और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों की कमी, ये सभी चीजें मिलकर आय के स्तर को इतना नीचा रखती हैं कि इंसान इस चक्र से बाहर आ ही नहीं पाता। और जब ये सारे कारण एक साथ मिलते हैं तो पूरे समाज को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। निर्धनता अपने साथ कुपोषण लाती है, जिससे आने वाली पीढ़ियां शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कमजोर हो जाती हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बीमारियां तेजी से फैलती हैं। आर्थिक हताशा की वजह से अक्सर सामाजिक तनाव और अपराध दर में भी बढ़ोतरी होती है। अशिक्षा के कारण बच्चों को स्कूल जाने के बजाय बाल मजदूरी करनी पड़ती है। सच कहूं तो ये कठिनाइयों का एक ऐसा दुष्चक्र है जो लगातार खुद को दोहराता रहता है। भाग 5, गरीबी उन्मूलन योजनाएं। अब तक हमने समस्याओं और कारणों को समझा, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की और देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्थिति को सुधारने और नए रोजगार पैदा करने के लिए सरकार ने कई अहम योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, जैसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इन सभी का सीधा मकसद लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। लेकिन इन सब में एक नीति ऐसी है जो सबसे ज्यादा व्यापक और अहम है। 100 दिन, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का सबसे बड़ा आधार है। साल 2005 में लागू की गई ये योजना ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार और वेतन की कानूनी गारंटी देती है। खासतौर पर जब खेती का काम नहीं होता, तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े सहारे का काम करती है। इससे न सिर्फ पलायन रुकता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों की आय भी पक्की होती है। ये सरकारी योजनाएं अपना काम तो कर ही रही हैं, लेकिन गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कुछ बड़े और दीर्घकालिक सुधारों की सख्त जरूरत है। रोजगार के अवसरों को लगातार बढ़ाना होगा। इसके अलावा शिक्षा का व्यापक प्रसार सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि लोग नए कौशल सीख सकें। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण, कृषि का तेजी से आधुनिकीकरण और सबसे अहम बात, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के बिना कोई भी समाज पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। यही वो मजबूत नींव है जिस पर एक समान और समृद्ध समाज का निर्माण हो सकता है। आज के इस डेटा, ऐतिहासिक कारणों और समाधानों के विस्तृत विश्लेषण के बाद ये सोचने वाली बात है कि कैसे सार्वभौमिक शिक्षा और वास्तव में समान अवसर भविष्य में गरीबी के इस दुष्चक्र को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, अगर समाज के सबसे पिछड़े तबके तक भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और रोजगार के समान अवसर पहुंच जाएं, तो क्या निर्धनता का ये पुराना ढांचा टिक पाएगा? इस बेहद अहम और गंभीर विषय को आज इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।